बात अब कनाडा में होने वाले इलेक्शंस की करेंगे जो अक्टूबर में होने वाले थे, लेकिन अब आम चुनाव अप्रैल के आखिर में होंगे। दरअसल लिबरल पार्टी के नेता और पीएम मार्क कार्नी ने ये चेंजेस कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डगमगाई व्यवस्था को संभालने के लिए किया है। और खास बात इसमें यह है कि इलेक्शन में पहली बार गुजराती उम्मीदवार भी उतरे हैं। सवाल यह है कि कनाडाई पॉलिटिक्स में नए नवेलों के लिए कितनी गुंजाइश है। क्या उनके पास पहले से ही बड़ा वोट बैंक है जो महीने के एंड में उनकी मदद करेगा? तो आइए इस संदर्भ में इस पूरे के पूरे हम स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं जो कि कनाडा इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई है। और क्योंकि आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं गुजराती कैंडिडेट्स और सिख कैंडिडेट की जो अभी तक कैनेडियन पॉलिटिक्स में एक हिस्ट्री रही है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर गुजराती कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। कौन है इस बार गुजराती कैंडिडेट्स, आइए आपको उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। दरअसल जब हम दो पार्टीज की बात करते हैं तो इनमें दो पार्टीज की तरफ से दो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जयेश ब्रह्मभट्ट साल 2001 में भारत से कनाडा आए थे, पेशे से सिविल इंजीनियर। ये शख्स अब रियल एस्टेट कारोबारी हैं और ये पीपल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। संजीव रावल की बात करें तो संजीव रावल लिबरल पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। तंजानिया में तंजानिया में जन्मे 20 सालों से भी ज्यादा वक्त से वो कनाडा में हैं और उनके कई स्टोर्स हैं यहाँ पर। रावल कनाडा में रहते मिडिल क्लास भारतीयों से जुड़े हुए हैं और उनके लिए कई वायदे करते रहे हैं। अशोक पटेल, दिनेश पटेल दोनों ही व्यापारी हैं और स्वतंत्र रूप से इलेक्शन में शामिल होंगे और ये सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे, लेकिन राजनीति में ये दोनों का पहला कदम है। तो गुजराती कैंडिडेट्स में इन चारों नामों का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है। जब हम इन दावेदारों की बात करते हैं तो इनका चुनावी मैदान में उतरना कनाडाई राजनीति को करीब से देख रहे लोगों को चौंकाता नहीं है। क्यों? दरअसल इस देश में 1 लाख से ज्यादा गुजराती हैं, जिनमें ज्यादातर लोग सफल कारोबारी हैं और ये समुदाय टोरंटो, ओटावा, वैंकूवर और कैलगरी के साथ साथ लगभग पूरे कनाडा में फैला हुआ है। बहुत से लोग काम के लिए यहां आते रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या गुजराती स्टूडेंट्स की भी है जो कनाडा में सेटल हो चुके हैं। और जब हम सिखों की बात करते हैं, पंजाबियों की बात करते हैं, तो पंजाबियों के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी गुजरातियों की है, क्योंकि साल 2016 के बाद से ये समुदाय कनाडा में तीसरी सबसे बड़ी भारतीय भाषा के तौर पर उभरा है। पहले नंबर पर पंजाबी और फिर हिंदी है। पंजाबियों से अलग कारोबार के अलावा कई दूसरे पेशों में भी गुजराती ही हैं, जैसे कि गुजराती मूल के लोग वहां पर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मिलेंगे आपको। और कनाडा में बड़ी गुजराती कंपनियां इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जो हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, आईटी और फाइनेंस में काम कर रही हैं। फिर सवाल ये है कि क्या अमेरिकी असर है राजनीति पर यहाँ पर? दरअसल ट्रूडो परिवार के राज में तो पंजाबी लीडरों का सीधा दखल रहा और वहीं दशकों कनाडा में रहने के बाद भी गुजरातियों की ये पॉलिटिक्स में एंट्री है। यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कनाडा की पॉलिटिक्स में एकाएक इस समुदाय के सक्रिय होने के पीछे कहीं ना कहीं एक ग्लोबल असर भी है। हाल ही में कनाडा में डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर चुना है। पटेल के पास एडवाइजरी रोल से सीधे एग्जीक्यूटिव ताकत आ चुकी है और कनाडा और अमेरिका में फिलहाल तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में इस कम्युनिटी की सक्रियता सबसे ताकतवर देश के साथ उनके यानी कनाडा के संबंध सुधार सकती है या फिर भाषा के आधार पर कनेक्ट तो कर ही सकती है। अब हमने गुजरातियों की बात की है कनाडा में, लेकिन अब कनाडा में पंजाबियों की अगर बात करें तो कितने मजबूत हैं वहां पर पंजाबी, आइए जरा ये भी जान लेते हैं। जब हम कनाडा की संसद की बात करते हैं तो वहां की संसद में कुल 16 सिख सांसद हैं जो कनाडा की आबादी का 1.9% होने के बावजूद लगभग 4% सांसदों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहीं फिलहाल केवल एक हिंदू सांसद चंद्र आर्या हाउस ऑफ कॉमन्स में है, यानी सिखों के हिस्से बड़ी राजनीतिक जमीन है। कनाडा पहुंची सिख बिरादरी ने इनकी शुरुआत 70 के दशक से कर दी थी और तब आजाद पंजाब पार्टी बनी थी और इनका मकसद सिखों और बाकी भारतीय प्रवासियों के हक की बात करना था। हालांकि ये पार्टी जल्द ही भंग हो गई। फिलहाल कनाडा में अब एक कह सकते हैं कि छोटा मोटा पंजाब पूरी तरह से बस चुका है, जिसकी बातें उठाने के लिए वहां पर कई पार्टियां भी हैं और इनमें लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी पार्टियां भी हैं जो मुद्दों पर काम करती हैं
और पंजाबी वोटर्स कनाडा के कुछ इलाकों में राजनीतिक रूप से निर्णायक हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो में। अब सवाल है कि क्या दोनों समुदाय टकरा सकते हैं इन इलेक्शन में? इसका डर कम ही है, क्योंकि मल्टी कल्चरल सोसाइटी होने की वजह से एक देश या लगभग एक जैसी संस्कृति या खान पान दोनों को आपस में जोड़ता है। हाल ही के सालों में चरमपंथी खालिस्तान समर्थकों की वजह से भी कनाडा में मौजूद हिंदुओं, जिनमें गुजराती भी शामिल रहे, और पंजाबी, इन सब के बीच कुछ दूरी जो है वो जरूर आई है। आंदोलनों को लेकर कुछ सिख संगठन कनाडा में काफी एक्टिव रहे, जबकि गुजराती इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। साल 2023 में भी आप देख लें कि भारत और कनाडा के बीच तनाव उस वक्त बढ़ा जब तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर शक जताया था, और उस वक्त भारत और कनाडा के बीच में काफी ज्यादा तल्खियां आई, और इसके बाद भारतीय प्रवासी समुदाय में मतभेद भी उभर कर सामने आए। मंदिरों पर कथित तौर पर हिंदू विरोधी नारे भी दिखे गए, लेकिन ये तनाव हिंसा का रूप लेने से पहले ही थम गया। अब राजनीति में एंट्री से ये चीज हो सकती है कि भारत से जुड़ा एक और समुदाय विदेशी जमीन पर मजबूती पाए, लेकिन इससे दूसरे समुदाय यानी पंजाबी कमजोर होंगे। तो ऐसी संभावना कम ही है, लेकिन बल्कि हो सकता है कि दोनों मिलकर एक टीम की तरह अब काम करें। उम्मीद यही है कि दोनों टीम में रहकर ही इस तरीके का काम करें, अगर बीच में खालिस्तान का मुद्दा ना आ जाए, क्योंकि उन मुद्दों पर दोनों की राय काफी ज्यादा अलग अलग है कनाडा में।